हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपका करंट अफेयर का नया वीडियो है, तो हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 दिन में क्या घटनाएं घटी हैं। तो यहां पर शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो अभी तक यहां पर आप अगस्त का ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से नहीं मैं लगातार ला पा रहा था वीडियो, बट मैं अभी जुलाई का वीडियो लाऊंगा, तो पूरा जुलाई का करंट अफेयर एक साथ होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बट वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। ओलंपिक खेलों के लिए सेमीफाइनल में पहुँचने वाले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? अनूप श्रीधर, निखिल कानेटकर, लक्ष्य सेन या फिर अजय जयराम। तो यहाँ पर लक्ष्य सेन पहुँचे थे, बट अनफॉर्चुनेट ये उसमें भी हार गए, कांस्य पदक से भी चूक गए हैं। बट ये युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय शटलर बन गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए ताइवान के चोउ टिएन चेन के खिलाफ एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल में बेहतरीन खेल दिखाते शानदार जीत हासिल करी। और ये अब यहाँ पर मेडल से दूर नहीं है, पहले हो गया है, तो अब वो हार चुके हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो 6 अगस्त को हॉकी का मैच हुआ इंडिया और जर्मनी का, तो 3-2 से इंडिया हार गया और इंडिया अब कांस्य पदक के लिए मैच खेलेगा। अगर वह भारत जीतता तो गोल्ड या सिल्वर तो पक्का ही था, ठीक है। तो बट अनफॉर्चुनेटली कल रात में हार गए। बट आपको वहीं से विनेश फोगाट का खबर मिल रही होगी कि विनेश फोगाट ने क्या किया है कि फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो फाइनल में प्रवेश करने का मतलब है कि गोल्ड या सिल्वर इनमें से कोई एक पदक कन्फर्म है, ठीक है। पहला है निम्नलिखित, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन दादरा और नगर हवेली का मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 1, 2, 3 या 4 अगस्त। तो दादर नगर हवेली ये 2 अगस्त को मनाया जाता है। ये यूनियन टेरिटरी है। 2 अगस्त 1954 को दादर नगर हवेली का मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1954 से ही मनाया जा रहा है। और दादर नगर हवेली भारत की आज़ादी के समय के काफ़ी बाद आज़ाद हुआ था और पुर्तगालियों का यहाँ पर शासन था और 1954 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो हर साल 2 अगस्त को ये मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। 2020 से पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब इसको दमन दीव और दादर नगर हवेली मर्ज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिघला हुआ थोरियम नमक के आधार पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? इंडिया, जापान, चाइना या स्वीडन। तो पिघला हुआ थोरियम यहाँ पर देखिए क्या है, चाइना करेगा। तो चाइना के गोबी डेजर्ट में पिघले हुए थोरियम नमक के आधार पर दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है। इस संयंत्र का निर्माण 2025 में सुरक्षित और अधिक पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण विकसित करने के उद्देश्य से शुरू होगा, ठीक है। और जो ये यहाँ पर है, इस गर्मी को स्थानांतरित करने, जो रिएक्टर है, नॉट एक्टर, ये रिएक्टर है, उसकी गर्मी को स्थानांतरित और बिजली उत्पन्न करने के लिए तरल नमक और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाएगा, जो इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में लिखा है। तो जो मित्र लोग इंग्लिश में, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट था कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा पॉज किया करें, जिससे कि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, राफेल नडल या एंडी मुरे। तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज को इतने से मतलब 7-6 और 7-2 से 7-6 से हराया है, और मतलब दूसरा और तीसरा सेट इस तरह से जोकोविच ने अपने करियर में पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका पहला ओलंपिक था और फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इतिहास के 5वें खिलाड़ी जिन्होंने करियर में गोल्डन स्लैम पूरा किया, यानी करियर के 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक जीता है। चारों कौन सा मतलब है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों प्लस आपका ये जीता है। तो सबसे पहले देखिए जनवरी के मंथ में, साल के शुरुआत में पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रांस, फिर विंबलडन और फिर यूएस। तो आप ऐसे चलिएगा ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको पता चल जाएगा ये सीक्वेंस यही है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस भी इसका लगाइए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस शहर में भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन किया गया है? चेन्नई, मुंबई, पटना या फिर सूरत। तो यहाँ पर चेन्नई किया गया है। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। कार रेसिंग इवेंट 30 अगस्त से 1 सितंबर तक 3.5 किलोमीटर के सर्किट पे होगा, जिसका हिस्सा शहर के दर्शनी, मरीना ब्रीच रोड और निकटवर्ती धमनी सड़कों पर स्थित है, ठीक है। आसपास की जो राइट है वो रोड्स हैं उस पर। तो चेन्नई नाइट रेस को तमिलनाडु सरकार द्वारा समर्थित भी किया जा रहा है और सिंगापुर और सऊदी अरब में आयोजित होने वाली नाइट स्ट्रीट रेसिंग की तर्ज पर ही ये आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस एक नृत्य शैली की नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? भारतनाट्यम, कथकली, कथक और उड़ीसा। इसको मैंने जीएस वाले वीडियो में समझाया था। अगर आप लोग लगातार जीएस देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि मैंने इसको जीएस में बता रखा है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की दिग्गज कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति को 3 अगस्त को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। एक इससे मिलता जुलना नाम है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम और कथकली तो ये केरल के क्लासिकल डांस है। टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। जीएस के मैंने कई वीडियोस में ये बात बता रखी है, ठीक है। और यामिनी कृष्णमूर्ति नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसमें भी वो शामिल थी, मतलब इसमें भी महारत हासिल थी। 2016 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न सबसे पहला है, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, ये क्रोनोलॉजी है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो याद कर लीजिए, पूछा जाता है प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एडजुटेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी राज प्रताप सिंह, वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, सोमेश तिवारी या अर्जुन कपूर। तो यहाँ पर वीरेश प्रताप सिंह कौशिक का नाम आ रहा है कि नए एडजुटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के पहले वे त्रिशक्ति कोर में जनरल ऑफिसर कमांडी के रूप में कार्य कर रहे थे। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं। और वीरेश प्रताप सिंह को कौशिक को वीरेंद्र प्रताप सिंह कौशिक को जून 1988 में 3 कुमाऊं राइफल्स का मिशन किया गया। तो कुमाऊं यानी उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो है उसकी बात हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का जो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? नितिन अग्रवाल हैं, पंकज कुमार सिंह, दलजीत कुमार चौधरी या फिर दलजीत सिंह चौधरी हैं और यह रवि सिन्हा। तो यहाँ पर है दलजीत सिंह चौधरी को जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बनाए गए, ठीक है। और एसएसबी के डीजी के रूप में कार्यरत हैं सशस्त्र सीमा बल के। और हाल ही में उन्होंने बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक नितिन अग्रवाल के बाद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के पहले महानिदेशक हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ना पड़ा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये अभी हटाए भी गए थे। कौन? नितिन अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया गया? यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, केरल, पंजाब या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य विधानसभा के द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी सार्वजनिक निजी भागीदारी विधेयक 2024 पारित किया गया है। इस विधेयक के पारित होने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान स्थापित करना सरल हो गया है। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा को बताया कि कौशल विश्वविद्यालय 3 श्रेणियों के प्रमाणन पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें प्रशिक्षण 3 महीने से 6 महीने डिप्लोमा और 2 साल से 3 साल का डिग्री पाठ्यक्रम भी शामिल है। तो यंग इंडिया स्किल तेलंगाना, ठीक है। अगला है किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है? 2, 3, 4 या 5 अगस्त। तो यहाँ पर है भाई 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को हर साल भारतीय अंगदान दिवस मनाते हैं और ये 14वां भारतीय अंगदान दिवस था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करना और अंगदान करने वाले व्यक्ति को ऑर्गन डोनर कहा जाता है, जबकि अंग पाने वाले को रेसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है। तो रेसिपिएंट यानी जो रिसीवर होगा, ठीक है, जिसको जो किसी से बॉडी पार्ट लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू कराया गया है? उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो किया गया है झारखंड में, ठीक है। झारखंड में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, तो ये महिलाओं के लिए बेसिकली है। 16 अगस्त 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी। आगामी विधानसभा को चुनाव को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने महिला वर्ग के लिए ये योजना शुरू करी है। मुख्यमंत्री मैया योजना को पहले झारखंड बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन कहा जाता था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रही है, हो सकता है कि जैसे अब जब आप आरओ का पेपर दें तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न को 2-3 पॉइंट दे देते हैं और फिर पूछते हैं इनमें से कौन पॉइंट सही है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला है कि भाई निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है? शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन, प्रदीप मेहता या सोम प्रकाश यादव। तो यहाँ पर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए प्राथमिक गगनयात्री के रूप में चुना गया है। और इसरो
ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए आगामी संयुक्त भारत और क्या नाम है यूएसए के मिशन के लिए 2 भारतीय नामों की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा भाई। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, भारत गगनयान मिशन भी भेजेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक भेजना है। तो बट अभी क्या है, प्रयास किया जा रहा है कि हाँ भाई पहले इनको ट्रेन किया जाए। अगला है, भारतीय ध्वज के रचनाकार और स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया का हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? 146, 147, 148 या 149? तो यहाँ पर हो जाएगा 148। 2 अगस्त को भारतीय ध्वज के डिजाइनर और स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 148वीं जयंती मनाई गई। जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम भाटला पेनमरू में हुआ था। ठीक है, पिंगली ने एसबी बोमान जी और उडर सोनानी जी के साथ मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना करी थी और 1916 से 1921 के बीच में 30 देशों के झंडे का अध्ययन किया था और 31 मार्च 1921 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया। विजयवाड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी ने डिजाइन को मंजूरी दी थी। इसका 3:2 का रेशियो होता है, पूछा जाता है। झंडे का अनुपात 3 लंबाई 2 चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, 3/2 के रेशियो में बनता है झंडा। अगला है, किस दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाते हैं? 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 1 अगस्त। 1 अगस्त को हर साल मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में मुस्लिम महिला विवाहों पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत में ट्रिपल तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, यह दिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरणों पर प्रकाश डालता है और उनकी वकालत करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक रेफरी कौन बन गए? भारत के सबसे कम, तो कबिलन साई अशोक, नैन्सी वर्मा, डेविड ब्रिटो या अशोक यादव? तो यहाँ पर है कबिलन साई अशोक जो हैं ये ओलंपिक भारत के सबसे युवा मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी भारत के सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, राज्यपालों की 52वीं सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई या ऋषिकेश? तो राज्यपालों के ये नई दिल्ली में किया गया है। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अगस्त 2024 को राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता करी और राज्यपालों के 91वें सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य का उद्घाटन किया गया है? राज्य सम्मेलन का, तो दुनिया में सबसे बड़े संग्रहालय का राज्य सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता या फिर अहमदाबाद? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत मंडपम नई दिल्ली में किया है। ठीक है, और इसमें क्या संग्रहालय का नाम युग युगीन भारत संग्रहालय होगा, जिसको फ्रांस की मदद से भी बनाया जा रहा है। तो जो लास्ट पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि युग युगीन नाम है वो फ्रांस की मदद से। ठीक है, अगला है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां, 22वां, 30वां या 39वां? यहाँ पर 39वां प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में रिपोर्ट प्रकाशित करी गई। यात्रा एवं पर्यटन विकास का 2024 में भारत को 39वां स्थान दिया गया है। 2024 के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है कि किस शहर में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अगरतला, भोपाल, चेन्नई या फिर देहरादून? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोपाल। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का चौथा संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम का प्रस्तुत करना और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना। आपको पता है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की साझेदारी करी है। किस देश ने करी है? तो भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान? तो यहाँ पर भारत ने करी, इसलिए प्रश्न भी बना है। भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच वैश्विक जो यहाँ पर चिकित्सा केंद्र के लिए साझेदारी की गई है। भारत ने गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की सहायता के लिए डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी करे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डेली के 20 क्वेश्चंस रहे और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं डेली को यहाँ पर करंट अफेयर का डिस्कस करूँ। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से भी वीडियो नहीं आ पाया था। कल मैंने जीएस का भी वीडियो नहीं डाला था। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक मैं आपको क्या है कि 20 क्वेश्चन के करंट अफेयर के साथ और मैं आपको जीके जीएस का भी वीडियो डालूंगा जिसमें आपके 60 प्रश्न होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी और लगातार जो वीडियो मैंने डाले हैं उसको भी देखें। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, कम से कम 50 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और एसएससी, सीजीएल और एमटीएस भी आपका एग्ज़ाम होना है, यूपी जूनियर असिस्टेंट का होना है। तो किसी भी प्रकार से अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलेंगे अपने ऐसे ही नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को जो ऐड कर लें जिससे कि आपको वहाँ पर और तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उस पर ऑल प्रेस कर लें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।